नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का चक्रवर्ती, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 2024 चुनाव में 400 के आंकड़े को पार करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है और बीजेपी के इस मिशन को लीड कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्से में जाकर के बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया, साथ ही गढ़वाली भाषा में सभी को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई मुद्दों का जिक्र किया जो सियासी भी थे और राष्ट्रवाद से भी जुड़े, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन 5 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। पहला मुद्दा मोदी की गारंटी का। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से गारंटी दी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे 7 दिन काम करके 2047 में देश को विकसित देश की कैटेगरी में पहुंचाएंगे। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए इस मुद्दे के जरिए मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस को विकास का विरोधी और विरासत के बारे में सोचने वाला बताया। तीसरा मुद्दा राष्ट्रवाद का। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों में देश के दुश्मन भारत पर नजर रखते थे और आतंकवाद भी बढ़ रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अब सरकार आतंकवादियों को उनके घर में घुस करके मुंहतोड़ जवाब देती है। साथ ही पीएम ने कहा कि भारतीय सेना के बहादुर जवानों के पास अपनी जान बचाने को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं होती, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। चौथा मुद्दा था राम मंदिर का। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के अंत में वहां मौजूद लोगों से घर जाकर के देवताओं को प्रणाम करने की अपील की। साथ ही पीएम ने कहा कि सभी लोग अपने घर जाकर के बुजुर्गों तक उनका राम राम पहुंचाएं। पांचवा मुद्दा विकास का था। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम यात्रा रूट को पहले से बेहतर किया गया है और हर नल में जल योजना से पहाड़ों पर रह रहे लोगों को पानी मुहैया करवाया जा रहा है। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। कांग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले दिल्ली का शाही परिवार और फिर खुद का परिवार, यही सब कुछ कांग्रेस की परंपरा में है। लेकिन मोदी के लिए तो आप सभी मेरा भारत ही मेरा परिवार है। मेरा पल पल देश के नाम है और मेरी गारंटी है 24/7 फॉर 2047, ये मोदी का आपको गारंटी है। और अब समझिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की सभा ऋषिकेश में क्यों रखी गई। दरअसल ऋषिकेश में सभा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीट साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाल, टिहरी और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर निशाना साधा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी, टिहरी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह और हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। पीएम मोदी के कार्यक्रम में इन तीनों लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता पहुंचे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश जन जन तक जाकर के पहुंचाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए, अमेठी से कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। यहाँ से ये समझना जरूरी है कि अमेठी कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक सीट रही है।
हालांकि पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल को स्मृति ईरानी ने हराया, लेकिन वायनाड से जीत करके राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे और इस बार राहुल गांधी ने लोकसभा से नामांकन किया। वहीं स्मृति ईरानी इस बार से भी बीजेपी की टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। स्मृति ने आरोप लगाया कि राहुल वायनाड में आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं। वायनाड में कौन चीज देखी? वहां पर केरल के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि वायनाड में चुनाव का पर्चा भरने से पहले मुस्लिम लीग से राहुल गांधी ने समर्थन लिया, तो वहां पर ये शायद बातचीत हुई उनके बीच में कि मुस्लिम लीग अपना झंडा नहीं दिखाएगा। क्यों? कि राहुल जी को यहाँ का प्रचार करना है। मतलब क्या हद है अब कि अपनी राजनीति के लिए अपनी पार्टी का झंडा तक त्याग दिए। फिर पता चला वहां पर एसडीपीआई नाम की एक राजनीतिक पार्टी है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन अखबार में देख लीजिएगा, गूगल पर जैसे गिरी जी कहते हैं सर्च कर लीजिएगा। पीएफआई नाम के आतंकवादी संगठन के नेता। अब राहुल गांधी की हालत ये हो गई है, आतंकवादी संगठन का समर्थन लेकर अपना चुनाव वायनाड में लड़ रहे हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। साउथ के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कोयम्बटूर में इस बार लड़ाई काफी रोचक है। तमिलनाडु की इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। कोयम्बटूर में 6 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण भारत की इस सीट पर बीजेपी का बहुत अधिक फोकस है और यही वजह है कि बीजेपी की प्रतिद्वंदी पार्टियां भी हाई अलर्ट पर हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए हाई प्रोफाइल नेताओं द्वारा बार बार दौरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोयम्बटूर का दौरा कर चुके हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने प्रत्याशी राजकुमार के समर्थन में कल एक संयुक्त रैली करने वाले हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर यहां से कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में इस बार उतरे हैं। यहां से बीजेपी ने अपने तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई को मैदान में उतारा। अन्नामलाई बीजेपी को 60% वोटों के साथ सीट जिताने का अनुमान लगा रहे हैं। डीएमके ने सहयोगी सीपीआईएम से सीट वापस लेकर के पी राजकुमार को खड़ा कर दिया है। पी राजकुमार कोयम्बटूर के पूर्व मेयर रहे हैं और 2020 में एआईएडीएमके छोड़ने के बाद पार्टी में वो शामिल हुए और इसके साथ ही एआईएडीएमके ने अपने आईटी विंग के प्रमुख जी रामचंद्रन को मैदान में उतारा है। अब जरा पिछले कुछ चुनाव के नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम के पीआर नटराजन को यहां से जीत मिली। वहीं सीपीआईएम को 35.58% तो कांग्रेस को 30.88% वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के पी नागराजन को जीत मिली। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो एआईएडीएमके को 36.69% वोट मिले और बीजेपी को 33.12% उस समय वोट मिले। डीएमके समर्थित सीपीआईएम के पीआर नटराजन ने 2019 में 45.66% वोट शेयर के साथ लोकसभा सीट जीती। बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 31.34% वोट उस वक्त मिले थे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से क्लीन स्वीप के मूड में है। दरअसल गुजरात के चुनाव में सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि बीजेपी भाजपा कितनी सीटें जीतेगी, बल्कि सवाल है कि बीजेपी कितनी सीटें 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 80% सीटें जीतने के बीजेपी ने सभी 26 लोकसभा सीट 5 लाख से अधिक अंतर से जीतने का ऐलान किया। इस दावे की एक और वजह है और वो वजह है मोदी। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी मोदी के ही भरोसे है। गांधीनगर के पौष इलाके से लेकर के कच्छ के नलिया तक या तो मोदी के पक्ष में बातें सुनने को मिलेंगी या फिर विरोध में। अब गुजरात में 7 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने 2014 और 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 26 में से 13 सीटों पर कांग्रेस की तुलना में 2 गुने से अधिक 3 गुना तक ज्यादा वोट मिले, लेकिन इन सीटों में 22 सीटों पर 2 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी की जीत हुई। पिछले 2 लोकसभा चुनाव का ट्रेंड और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो इस बार बीजेपी की 3 लाख से ज्यादा अंतर से जीतने वाली सीटों की संख्या 15 से 18 के बीच पहुंच सकती है। वहीं 5 से 8 सीटों पर जीत का अंतर 5 लाख से ऊपर जा सकता है।
मौजूदा माहौल में गांधीनगर लोकसभा सीट पर अमित शाह की जीत का अंतर 7 से 8 लाख के बीच में संभव है, ये हो सकता है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो लगातार वहां पर घटता जा रहा है। 2009 से कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घटता जा रहा है। 2009 में 43% के मुकाबले 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 32.11% था, यानी यहां भी 11% से कम। वही बीजेपी 47% से 62% पर पहुंच गई। तो ये उस समय की बात है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, बिजनौर से बसपा के सांसद रहे मलूक नागर ने आज आरएलडी का दामन थाम लिया है। मलूक नागर मायावती के काफी करीबी माने जाते हैं। मलूक ने आज सुबह बीएसपी से इस्तीफा दिया और कुछ ही देर बाद आरएलडी में वो सम्मिलित हो गए। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मलूक नागर को पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस्तीफे के बाद मलूक नागर ने बीएसपी प्रमुख को चिट्ठी लिख करके अपना दर्द बयां किया। जानकारी के मुताबिक बीएसपी ने इस बार बिजनौर सीट से नागर का टिकट काटकर चौधरी विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिसकी वजह से मलूक नागर नाराज थे। मलूक नागर के साथ उनके बड़े भाई लखीराम नागर और उनकी पत्नी सुधा नागर ने भी बीएसपी का साथ छोड़ दिया है। मलूक नागर ने 2006 में बसपा का दामन थामा था, जिसके बाद बसपा ने उन्हें 2009 और 2014 में बिजनौर से लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। 2019 में बसपा सपा और आरएलडी के गठबंधन में उन्हें एक बार फिर से बिजनौर से टिकट मिला और इस चुनाव में उन्होंने बम्पर जीत उस समय दर्ज की थी। मलूक नागर ने पार्टी छोड़ी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से आपने कहा बड़े भारी मन से पार्टी को छोड़ना पड़ा, क्या ये पार्टी को जो बसपा से तमाम नेता छोड़ रहे हैं, बहन जी के साथ सीधा संपर्क ना होना, बैठकों में ना बुलाना, इस तरीके की नाराजगी कई लोग तो बाहर बोल रहे हैं, आपकी क्या नाराजगी? बहन जी के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। 18 साल में रहा, उन्होंने बहुत कुछ दिया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरे लोगों से पूछो या बहन जी से पूछो। वजह क्या रही सर पार्टी छोड़ने की? बस यही कि 39 साल से लगातार हम एमएलए, एमएलसी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में और एमपी लगातार रहते आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ 39 साल में जब ना हम एमएलए लड़े, ना हम एमपी लड़े और ना स्टार प्रचारक में नाम है। तो काम तो करना ही है देश के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अखिलेश समाज के लिए। तो आरएलडी ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विनीत के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। नव वर्ष का त्यौहार चल रहा है और इस पाक पावन अवसर पर एक संदेश अपने लोगों को दूंगा। मलूक नागर जी वरिष्ठ नेता और सांसद बिजनौर से, ये सह परिवार आज लोकदल में आए हैं। हमारा कुनबा बढ़ रहा है और गति के साथ हमें एनडीए को मजबूत करना है। यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा जी और बुलंदशहर से भी बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतदान करके मुझे भी मजबूत करें और 400 पार के नारे को पूरा करें। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने आज बीआरएस नेता की कविता को तिहाड़ में गिरफ्तार किया है। कविता 26 मार्च से तिहाड़ में ही बंद है। सीबीआई कविता की रिमांड मांगने के लिए कल उन्हें अदालत में पेश करेगी। रिमांड मिलने पर कविता को सीबीआई हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा, जहां एंटी करप्शन ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ करेगी। और इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से इजाजत लेकर के 6 अप्रैल को तिहाड़ में जाकर के कविता से पूछताछ की। कविता से आरोपी बूची बाबू ने फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और एक जमीन सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में सवाल जवाब किए हैं। अब आरोप यह है कि जमीन सौदे के बाद आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कविता बीआरएस की नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी है। ईडी की टीम ने कविता को 15 मार्च 2024 को दिल्ली शराब घोटाले में अरेस्ट किया। इस मामले की जांच में कविता की एंट्री 1 दिसंबर 2022 को हुई। सीबीआई की एक टीम ने कविता से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले को लेकर पूछताछ की। टीम ने तकरीबन 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। ईडी की टीम ने कविता को इस मामले में 2 समन जारी किए। कविता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ईडी के इन समन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 19 मार्च 2024 के लिए टाल दी। और इसी बीच ईडी की टीम ने 15 मार्च को कविता को अरेस्ट किया। ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति घोटाले में साउथ ग्रुप भी शामिल था, जिसमें कविता ने अहम भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि अजित पवार के एनडीए में जाने के बाद से पवार परिवार की सियासत के 2 फाड़ हो गए हैं। वहीं अब ननद और भौजाई की जंग में पवार परिवार की सियासत फिर से दांव पर लगी है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और बहू सुनेत्रा आमने सामने हैं। बारामती में इस बार अभूतपूर्व मुकाबला है। एनसीपी के 2 धड़ों की ये निर्णायक एक लड़ाई है।
जिसमें अजित हारे तो बीजेपी में उनका कद घट जाएगा और शरद पवार हारे तो उनके सियासी सफर पर इसका असर पड़ेगा। अजित की उम्मीदवार उनकी पत्नी सुनेत्रा है, जबकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले को उन्होंने उतारा है। इस तरह भौजाई और ननद के बीच ये दंगल है, लेकिन पर्दे के पीछे असल लड़ाई जो है वो भतीजे और चाचा के बीच है। हालांकि प्रचार के दौरान ननद भौजाई एक दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार कतई नहीं करती हैं, ये उन्होंने इस पर मेंटेन रखा है। और इसके साथ ही दो पवारों की इस लड़ाई में जो भी जीते वो होगा तो आखिर पवार ही, क्योंकि बारामती पिछले 55 वर्षों से पवार परिवार का गढ़ रहा। शरद पवार 1967 से लेकर के 1985 तक 5 बार बारामती से और 2009 में एक बार सोलापुर जिले के माडा से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। और इस तरीके से अजित पवार 1991 में बारामती से वो लोकसभा पहुंचे। यही नहीं, 1991 से 2019 तक 7 बार बारामती से विधायक भी रह चुके हैं। सुप्रिया सूले पहली बार 2006 में महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंची और इसके बाद 2009 से 2019 तक 3 बार लोकसभा के लिए वो चुनी गई। अब चौथी बार लोकसभा इलेक्शन लड़ रही हैं। दूसरी ओर सुनेत्रा कभी राजनीतिक मैदान में नहीं उतरी हैं, लेकिन पर्यावरण, ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही। बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बारामती संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इनमें से 2-3 पार्टियों में बटे हुए हैं। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज राजस्थान के करौली पहुंचे, जहां जाकर के उन्होंने जनता को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और 400 पार का नारा दिया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। राजस्थान में पानी के संकट को बड़ा बनाने वाली कांग्रेस ही है। केंद्र सरकार ने हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। आज हमारे प्रयासों से करौली धौलपुर के 1.5 लाख घरों में पानी पहुंचाए। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मैं तो कहता हूं 24/7 फॉर 2047। करौली बता रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून और पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है।